नमस्कार। आपका अखबार के संकट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी एक घटना कई दुर्घटनाओं को जन्म देती है और यही इस समय हो रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना आंदोलन प्रदर्शन था वो बहाना था नीट के पेपर लीक का, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं था। लेकिन उसकी बात हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, उसको अभी आज छोड़ देते हैं। उससे दुर्घटना क्या हुई है? दुर्घटना कई हुई है। एक, इस बात को पूरा देश जान गया है कि देश में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कोई से, उनकी कोई पहुंच, उनका कोई आधार, उनकी कोई साख बची नहीं है। क्योंकि एक लड़का अगर आता है विदेश से और धरने पर बैठता है और उसमें एक व्यक्ति को शामिल करता है, सोनम वांगचुक नाम के, जिसके खिलाफ तमाम तरह के आरोप हैं, जिसको सरकार यूएपीए में बंद कर चुकी है, जेल भेज चुकी है, उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सोशल मीडिया पर इतना कुछ चल रहा था, एक फर्जी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से खड़ी की जाती है और सोशल मीडिया पर उस तहलका मचा देती है। बीजेपी का मीडिया सेल क्या कर रहा था? छात्रों को जोड़ा जाता है इस आंदोलन से। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो कहाँ है? इस पूरे आंदोलन में आपको कहीं दिखाई दी क्या? तो एक तो ये हुआ, एक्सपोज हुआ कि आपके पास तंत्र है, आपके पास सरकार है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन वो तभी तक इफेक्टिव दिखाई दे रहा था जब तक उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक छोटा सा चैलेंज आया और सब एक्सपोज हो गए। आपका मीडिया सेल कोई एक भी कैंपेन नहीं चला पाया, कोई नैरेटिव नहीं बना पाया। आपका छात्र संगठन कोई प्रतिरोध का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया या प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं खड़ा कर पाया, बल्कि वो मूक दर्शक बना रहा। कहीं उसकी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, न तो सोशल मीडिया पर और न तो जमीन पर। लेकिन उससे बड़ी जो घटना हुई है कि पूरे विपक्ष को इस आंदोलन ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि उसकी साख नहीं रह गई है। उसके पास या तो मुद्दे नहीं हैं, या जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लोग उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मुद्दों का भारी अकाल है विपक्ष के सामने। प्रधानमंत्री को, मतलब मैक्सिमम जो कर सकते थे, प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। किसी नेता को, प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, किसी नेता को भारत में या किसी देश में, मैं कहता हूं, इस तरह की गालियां नहीं दी गई होंगी। और इस पर विपक्ष खुश हो रहा था। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो गालियां प्रधानमंत्री को मिल रही हैं, कल आपको मिलेंगी। आप भी उसी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आपकी भी जवाबदेही है। भाई, अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में सरकार थी या हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनेगी। विपक्ष बजाय ये सोचने के कि आखिर क्यों 1 महीने 2 महीने पहले बने हवाई संगठन, हवाई से मेरा मतलब है ऑनलाइन संगठन, उसके साथ लोग खड़े होने को तैयार हो गए। बरसों से, दशकों से जो पार्टियां मैदान में हैं, उनके साथ खड़े होने को क्यों तैयार नहीं हुए? और कांग्रेस पार्टी तो 140 साल पुरानी पार्टी है, उसके साथ किसी मुद्दे पर कोई खड़ा होने को तैयार क्यों नहीं है? अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन से उनका मुद्दा हवा में उड़ गया, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये नीट, ये पेपर लीक, ये उनका मुद्दा नहीं है, क्योंकि उस पर उनकी कोई साख नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसने कल्याण सिंह के समय बना नकल विरोधी कानून खत्म किया। मुलायम सिंह यादव 1993 में मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक आधे घंटे के अंदर उस कानून को खत्म कर दिया गया और नकल माफिया का राज हो गया। सेंटर बिकते थे, सब पैसे का धंधा हो गया। नकल कराने के सेंटर बिकते थे पूरे के पूरे, जिले जिले। इस पार्टी को ये सब करते हुए देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। वो कैसे भरोसा करेंगे कि पेपर लीक के मामले पर यह पार्टी गंभीर होगी या इसको रोकने की कोशिश करेगी या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करेगी? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो अब समाजवादी पार्टी को अगर आप कल देखिए जो संसद में
उन्होंने किया कि दान पात्र लेकर आए, तो उनको लगता है कि अगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे तो शायद लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे। और ये किस बात पर आधारित है? अपने कर्मों पर आधारित नहीं है, अपने किसी अचीवमेंट के कारण नहीं है। उनको लगता है इसकी वजह से तमाम राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए वो भाजपा और संघ के खिलाफ हो जाएंगे। यहां तक उनकी बात तो मानी जा सकती है, लेकिन उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करने लगेंगे, जो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई, बात पुरानी हो गई। अभी राम गोपाल यादव और डिम्पल यादव दोनों बोल चुके हैं। राम गोपाल यादव का संसद में दिया गया एक बयान चल रहा है, भगवान राम अवैध कब्जाधारी हैं। और डिम्पल यादव की बात मैंने बताई थी 2-3 दिन पहले कि वो धरने पर गई जंतर मंतर पर। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की बात चल रही है, अवैध निर्माण गिराने की बात चल रही है, तो राम मंदिर के बारे में भी सोचना चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस मुद्दे पर इनकी साख क्या है, इनकी सोच क्या है। साख से ज्यादा सोच। भाई साख बदल सकती है अगर आपकी सोच बदले। अगर आप दिल से किसी मुद्दे पर, मान लीजिए कि पहले खिलाफ थे, आज समर्थन में आते हैं, तो उसका प्रमाण मिलना चाहिए आपके व्यवहार से, आपके कार्यकलाप से। वो तो कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, केवल इस उम्मीद में कि जो भाजपा से नाराज हो जाएगा वो हमारे पास चला आएगा। आखिर क्यों चला आएगा? भाजपा से नाराज इसलिए होगा ना, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई और ये लोग चुपचाप देखते रहे, ये आरोप है। लेकिन अगर आपको सत्ता सौंप दें तो ये नहीं होगा, ये कैसे भरोसा करेंगे लोग? तो ये तो हो सकता है कि वो नाराज होकर भाजपा के लिए वोट करने न जाएं या उस तरह से सक्रिय सहयोग न करें, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी को देखिए, उनको लग रहा है कि वो मौका चूक गए। अब उनको लग रहा है कि अगर हम इसको और ऊपर ले जाएं, कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो हो गया, उसका क्रेडिट उनको मिल गया। हालांकि उस क्रेडिट को लूटने की कोशिश की प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने नया मुद्दा छेड़ा, कल जो संसद में गृह मंत्री पर हमला किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कोई आधार तो होना चाहिए, कोई तार्किक बात तो करेंगे आप। जो दृश्य था 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास, वो पूरे देश ने देखा, सजीव प्रसारण देखा, सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा था। ऐसे में आप अगर सवाल उठाते हैं पुलिस ज्यादती का और उसके लिए आरोप लगाते हैं सीधे गृह मंत्री पर, तो यह आपका राजनीतिक उद्देश्य है। आप छात्रों का भला नहीं चाहते। आप अगर छात्रों का भला चाहते तो भाई, अगर इतनी चिंता थी तो आप एक लीगल टीम बनाते अपनी पार्टी की और कहते कि जिन पर एफआईआर हुआ है उन पर मुकदमा चलेगा, तो ये लीगल टीम उनकी सहायता करेगी, उनका मुकदमा लड़ेगी। ऐसा आपने कुछ नहीं कहा। सिर्फ राहुल गांधी ने यह कहा कि सीधे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने आदेश दिया। पहले बोले कि गोली चलाने का, और फिर उसको सुधारा और कहा पैलेट गन चलाने का। पैलेट गन चलाने के लिए उन्होंने कहा कि सीधे आदेश आया, और कहा या तो गृह मंत्री को पता नहीं था या उन्होंने आदेश दिया था। दोनों हालत में जिम्मेदार है। उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐसी कोई बात बिना जांच रिपोर्ट आए नहीं की जा सकती। यानी आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही समझाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता को कैसे समझाएंगे? अब राहुल गांधी को लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, उसका श्रेय उनको मिल गया। मैं गृह मंत्री का इस्तीफा करवा दूं तो उसका श्रेय मुझे मिल जाएगा। तो भाई उसका कोई आधार होना चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का एक, आप उसको सही गलत माने वो अलग चीज है, लेकिन था कि नीट का पेपर लीक हुआ और उसको मुद्दा बनाया गया। दरअसल पेपर लीक का कोई मुद्दा था नहीं, पेपर लीक हुआ ये सही बात है, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए और उसके बाद इम्तहान कराया, फुल प्रूफ ढंग से इम्तहान कराया, रिजल्ट आया, काउंसलिंग हो रही है, ये छात्रों के मन में, युवाओं के मन में पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो नाराजगी है, जो असंतोष है, वो दिखाई दिया।
सड़क पर कम दिखाई दिया, घरों में ज्यादा दिखाई दिया। सरकार ने झुककर यह समझौता इसीलिए किया कि उसको यह अंदाजा हो गया कि ये जो सड़क पे दिख रहा है ये कुछ नहीं है, जो घरों में है वो बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल गुस्से को टालने के लिए, फौरी शांति स्थापित करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन मामला इससे खत्म नहीं होने वाला है। जो कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी ओर अगर सरकार ने गंभीरता से ध्यान न दिया, और पहली चीज शिक्षा में, एजुकेशन में मेरिट पर जाइए, और इसमें मेरिट के अलावा किसी बात से समझौता नहीं होना चाहिए। ये मेरिट की बात कर रहा हूं तो ये मत समझिए कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिनको आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उनको पता होना चाहिए। आपने नई शिक्षा नीति बनाई, उसका क्या आकलन किया, रिव्यू किया कि वो कितनी व्यवहारिक है, छात्रों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, छात्र उसको किस रूप में देख रहे हैं। आपके पास क्या ऐसे शिक्षक हैं जो आपने कोर्स बनाए हैं उनको समझ में भी आता हो। मुझे मेरे एक मित्र जो एक डिग्री कॉलेज में हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कोर्स के नाम रखे गए हैं जो टीचर नहीं बोल सकते, छात्र तो नाम बोल ही नहीं पाते हैं। तो मामला ये है कि शिक्षा में जो समस्या है, या बल्कि कहें जो समस्या थी, उसको आपकी नीतियों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। छात्र पहले की तुलना में ज्यादा परेशान है, और किसी भी नीति में अगर अनिश्चितता बनी रहती है, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं, तो वो असंतोष का कारण बनते हैं, और वो धीरे धीरे बन रहा है। वो किस रूप में उसका विस्फोट होगा, किस समय होगा, ये मालूम नहीं, लेकिन वो एक ज्वालामुखी है जिसके नीचे लावा दहक रहा है। कब वो फटेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फटेगा नहीं ये कोई कह नहीं सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।